चलिए बच्चों नमस्कार। हम लोग कैवल्य डिफेंस एकेडमी की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स की सीरीज़। आज लोग हम जो पढ़ेंगे वो है फिज़िक्स। बायो के लेक्चर्स के साथ साथ आपको फिज़िक्स के भी लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में हमें जो आज का टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है साउंड। ये टॉपिक हमने साउंड से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एक बात करें हम तो बेसिक के साथ जो शुरुआत होती है वो एक ऐसे लेक्चर से होती है या बोल सकते हैं एक ऐसे टॉपिक से होती है जहाँ से हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो साउंड चैप्टर ले रहे हैं यहाँ से प्रश्न जो हैं वो काफ़ी सारे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं साउंड के बारे में कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द साउंड, साउंड क्या है, ध्वनि क्या है। तो आप लोगों का उत्तर जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो सर हमें सुनाई देता है वो ध्वनि कहलाती है। ये जहाँ से आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो इसी को ध्वनि नहीं कहते हैं। तो पहली बात तो साउंड है क्या, तो साउंड हम बोलेंगे ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। क्या है आपको पता है, जो ध्वनि होती हैं वो ऊर्जा के रूप में हमारे पास आती है। वो भले लाउड स्पीकर हो या माइक हो या फिर किसी प्रकार से अन्य इंस्ट्रूमेंट। तो ध्वनि होती क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले ये एक फॉर्म ऑफ दी एनर्जी, ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ऊर्जा का रूप किस प्रकार से है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी थर्मोडायनामिक्स में कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी कांट बी बोल सकते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड एंड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप में चेंज किया जा सकता है। अब यदि आपको डेफिनेशन बोलना है तो आप डेफिनेशन में बोलेंगे कि ध्वनि क्या होती है, तो कणों में कंपन की गति को, कणों में कंपन की गति को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ध्वनि। ठीक है, साउंड कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कणों में कंपन की गति को ध्वनि कहा जाता है। मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकल दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड क्या है, तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है इसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस से छोटे छोटे कण हैं। तो इन कणों में क्या होगा, जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, जब वाइब्रेट होंगे ये, तो यही कण क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे या फिर बोल सकते हैं ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। तो आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कणों में कंपन की गति को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्वनि सबसे ज़्यादा विचलन किसमें करती है। तो याद रखिएगा जो ध्वनि होती है सबसे ज़्यादा विचलित करती है किसमें, ठोस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें गति करती है, तो आपको याद रखना है कि सॉलिड में जो है साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है। इसके बाद लिक्विड में, फिर गैसेस में। ठीक है, लिक्विड हो जाएगा ये और ये हो जाएगा गैसेस। तो सबसे ज़्यादा ठोस में गति करती है, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। प्रश्न यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है। बढ़िया प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल किसमें कर रहा है, साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर, सॉलिड में। सॉलिड में किसमें, तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा जो गति करता है वो करता है मेटल में, या बोलेंगे तो धातु में। धातु में सर्वाधिक गति करती है कौन, तो ध्वनि। ध्वनि किसमें सबसे ज़्यादा गति करती है, तो धातु में। धातु में यदि नाम पूछ लिया जाए तो आपको क्या बोलना है, तो सबसे पहले आएगा एल्यूमिनियम। याद रखना, बहुत सारे बच्चे तांबा या लोहा लगा के आते हैं। कौन सा है सबसे पहली धातु, तो आपको याद क्या रखना है कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो ध्वनि है वो सर्वाधिक गति करती है। कितनी करती है आपसे पूछ लिया जाए तो 6140 मीटर पर सेकेंड। 6140 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति करती है, सबसे ज़्यादा गति है। इसके बाद यदि ऑप्शन में एल्यूमिनियम नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, यदि ऑप्शन में एल्यूमिनियम नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या ऑप्शन में टिक करेंगे, कॉपर, तांबा, तांबा लगा के आएंगे। इसके बाद यदि कॉपर भी नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है आयरन या लोहा, इसे बोलते हैं लोहा या आयरन जो होता है वो आपका, इसमें भी जो गति है ध्वनि है वो सर्वाधिक गति करती है क्योंकि तीनों क्या है, मेटल है और ये ठोस है, ठोस में सर्वाधिक गति करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसके बाद द्रव में कितनी गति करती है, तो द्रव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्रव में यदि हम बात करें जल की, वाटर की, तो उसमें गति कितनी करती है, तो 1060 मीटर पर सेकेंड। 1060 मीटर पर सेकेंड इसकी गति होती है। वायु में कितनी होती है, गैसेस की बात कर लेते हैं तो वायु में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। किसकी गति होती है, ध्वनि की गति होती है। और ये सब किस पे बता रहे हैं हम, ये सब बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। किस पे बता रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक गति किसमें होती है, तो मेटल में या धातु में, या बोल सकते हैं ठोस में। ठोस में पूछ लिया जाए तो एल्यूमिनियम, यदि नहीं है तो कॉपर, नहीं है तो फिर आयरन।
और सबसे जो वायु है उसमें 332 मीटर पर सेकेंड है और जल में 1060 मीटर पर सेकेंड है, ये गति करती है ध्वनि। अब बात कर लेते हैं ध्वनि किसमें विचरण नहीं करती है, कहाँ पर ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो याद रखिएगा निर्वात में, कहाँ पर निर्वात में, जिसे हम बोल सकते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता है। याद रखिएगा साउंड ट्रेवल नहीं करता है, कहाँ पर, वैक्यूम में। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि ये जो साउंड है किसमें ट्रेवल नहीं करता है या शून्य होता है, ध्वनि किसमें शून्य होती है, तो निर्वात में शून्य होती है, वैक्यूम में शून्य होती है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, करेक्ट टिक करके आना है। अब जो ध्वनि है ये कौन सी तरंगे हैं, तो चलिए एक मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक कर थोड़ा सा ध्वनि को, पहले मैं आपको उस तरंगों के बारे में कुछ छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि एक्चुअल में तरंगे क्या होती है। तो यहाँ से आपके सब फंडे भी क्लियर हो जाएंगे और ये बेसिक जो लेक्चर है ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऊर्जा क्या है, तरंग क्या है। चलिए ध्वनि है क्या, तो हम सबसे पहले ध्वनि को यहाँ पर ड्रॉ करके तरंगों के बारे में देख लेते हैं कि तरंग एक्चुअल में है क्या, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। वेव्स, व्हाट इज द वेव्स, वेव्स होती क्या है। तो वेव्स के बारे में आपको इतना बोलना है कि यह भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह भी एक क्या है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। और तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो तरंगे आपको बोलना है 2 प्रकार की होती हैं। वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो वेव्स आर 2 टाइप्स। इट इज फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, जिन्हें हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। फर्स्ट हमने बोला क्या होती है तरंगे, तो हमने बोला तरंगे वे होती हैं जिनमें क्या होती है, ऊर्जा निहित होती है, बोल सकते हैं ऊर्जा का एक रूप है। सबसे पहले हमने बोला कि जो तरंग है वो 2 प्रकार की होती है, पहली है यांत्रिक तरंगे और दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव, या जिसे हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, ये 2 प्रकार है किसके, तरंग के। अब देख लेते हैं हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में कि यांत्रिक तरंगें होती क्या है। तो यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स वे वेव्स होती हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यांत्रिक तरंगें जिन्हें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपके सॉलिड हो सकता है, ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उसके बाद गैसेस भी जो हैं वो भी एक तरह का क्या है, मीडिया है, माध्यम है। तो हमने बोला जो वेव्स हैं वो क्या है, तो हमने बोला वेव्स क्या है, एक तरंग है, या वेव्स क्या है, कि ऊर्जा का एक रूप है। और इसमें हमने बोला कि जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो इनमें गति करते हैं उन्हीं को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, तो एग्जाम्पल बोलेंगे टेम्परेचर हुआ, इसके बाद होगा आपका प्रकाश, प्रकाश को भी माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा ध्वनि हो सकता है इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण हो सकता है विद्युत, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से, टेम्परेचर, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों क्या होती है, मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब होती है दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव, या जिसे हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। नहीं होती से मतलब ये है कि यहाँ पर मीडिया हो या ना हो, इसको डिपेंडेंसी मतलब बोल सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। इसके उदाहरण आपको हो जाएंगे कौन कौन से, तो जो रेडियोधर्मी, रेडियोएक्टिव, जो रेडियोधर्मी पदार्थ की जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो आपकी कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरी होती है भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे भी किसका उदाहरण है, तो भूकंपी तरंगे भी किसका उदाहरण है, आपके नॉन मैकेनिकल वेव। क्यों, क्योंकि भूकंप भी कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो जल में आए या फिर जमीन पे आए या आकाश में, कहीं भी आ सकता है, उनको मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हो गई आपकी अयांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे। मुझे आशा है यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक आपको समझ में आया होगा। अब जो है हमें पढ़ना है किसको, यांत्रिक तरंगे, क्योंकि इसके कोई प्रकार नहीं है। इसके जो है 2 प्रकार होते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर जनरली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज, देख लेते हैं, तो यांत्रिक तरंगे हमने बोला 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है यांत्रिक तरंगे, तो यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार, तो आपको इतना बोलना है कि यांत्रिक तरंगे के जो 2 प्रकार
प्रकार है, पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्सल वेव। क्या बोल सकते हैं? ट्रांस तो पहली है ट्रांसवर्सल वेव और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे। तो हमने बोला मैकेनिकल वेव आर जनरली टू टाइप, जिनको किसकी आवश्यकता है याद रखिएगा, मीडिया या माध्यम की आवश्यकता है। अनुप्रस्थ तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सल वेव और अनुदैर्घ्य या जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है, तो ऐसी तरंगे, आप क्या बोलेंगे, ऐसी वेव्स या इन दिस टाइप ऑफ वेव्स, ऐसी तरंगे जिनमें तरंग की दिशा उसमें उपस्थित माध्यम कण के क्या होगी, लंबवत होगी। क्या होगी? इसमें जो तरंग की दिशा है, और यदि इस तरंग की दिशा में यदि कोई माध्यम है, तो माध्यम में यदि कण है तो कण की दिशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, या हम बोल सकते हैं क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब यदि वेव्स की डायरेक्शन इस प्रकार से है तो इसमें जो कण है वो ऊपर नीचे क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और इन तरंगों को काफी दूर तक भी भेजा जा सकता है। दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो ऐसी वेव्स जिसमें तरंग की दिशा उसमें उपस्थित माध्यम कण के क्या होती है, समांतर होती है। समांतर से मतलब यहाँ ये है कि यदि तरंग की दिशा क्या है, हम बोल सकते हैं कि इस दिशा में तरंग जा रही है तो उसके जो कण हैं वो भी उसी दिशा में क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। तो हमने बोला अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या डिफरेंस है, तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिसमें तरंग की दिशा, मतलब यदि कोई वेव उस डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें जो प्रेजेंस पार्टिकल है वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हैं, तो जिसमें तरंग की दिशा उसमें उपस्थित माध्यम के कण के क्या होती है, समांतर होती है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है विद्युत, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाश, इसी का एग्जाम्पल है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों के हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा ध्वनि, साउंड जो है वो कौन सी तरंगे हैं, तो वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। आप यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि साउंड जो है वो किस टाइप की वेव्स है, तो आप बोलेंगे मैकेनिकल और कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि जो ध्वनि है वो कौन सी तरंगे है, तो वो है आपकी मतलब यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अब आगे हम देख लेते हैं ध्वनि के बारे में कुछ पॉइंट्स। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं साउंड, और साउंड के बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट या आप बोल सकते हैं एसआई इकाई क्या होती है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि की एसआई इकाई क्या है। तो जो साउंड है इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे एसआई यूनिट क्या है, डेसीबल है। क्या है, डेसीबल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में भी डेसीबल ही है। ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, जिसको हम स्मॉल डी और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की तो ध्वनि की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, डेसिबल है। इतना आपको याद रखना है। अब डेसिबल की यदि हम बात करें तो मनुष्य के कान जो है वो 80 डेसिबल तक की आवाज़ को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 80 डेसिबल या 80 डेसिबल तक की आवाज़ को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब एक और यहाँ पर एक और यूनिट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी कि ध्वनि की जो प्रयोगात्मक इकाई है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, वो क्या है। तो जो साउंड की एक्सपेरिमेंटल या जिसे हम बोलते हैं प्रयोगात्मक इकाई, एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट है वो क्या है, तो वो होती है आपकी बेल। क्या होती है, बेल। बेल जो है वो क्या है, ध्वनि की प्रयोगात्मक इकाई है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। और ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए तो आपको क्या बोलना है, वो आपकी डेसिबल है। डेसिबल में डी स्मॉल आता है, बी कैपिटल होता है। और मनुष्य के कान अधिकतम कितना सुन सकते हैं, तो 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा का साउंड जो है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। चलिए आगे और इसकी बात कर लेते हैं हम साउंड के बारे में। तो साउंड के बारे में हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो याद रखनी है फ्रिक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होती है, तो पर यूनिट सेकेंड टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट करती है साउंड, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमें यहाँ याद रखनी है। तो और दूसरी याद रखनी है लाउडनेस, प्रबलता। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्या बोलेंगे, ध्वनि की आवृत्तियाँ किन किन पर निर्भर करती है, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न जो है काफ़ी सारे बनते हैं और 100% बनते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, कि किस किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके पहले आपको इधर देखना है कि जो साउंड है या प्रबलता जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन प्रोपोर्शनल होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी साउंड उतनी ही धीरे आएगा, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी साउंड उतना ही तेज और तीखा आएगा आपके पास। तो इतना ध्यान रखना है कि जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो फ्रीक्वेंसी के इन प्रोपोर्शनल है, या हम बोल सकते हैं क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी साउंड में सबसे पहले है इंफ्रासोनिक वेव, या जिन्हें हम बोलते हैं अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे नाम से ही क्लियर है, अश्रव्य मतलब कोई सुनाई देने वाली नहीं है। तो हमें क्या बोलना है, इंफ्रासोनिक वेव्स वे वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक वेव या अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते, कारण यह है कि ये बहुत तेज होती है। हम क्या बोल रहे हैं, बहुत तेज होती है। तो बहुत तेज होने के कारण इन्हें नहीं सुन सकते। इन्हें केवल बड़े बड़े जो पात्र होते हैं, बड़ी बड़ी घंटियां जो होती हैं, उनसे ही उत्पन्न किया जा सकता है। वायु जेट जो होते हैं, हवा में जो उड़ते हैं, उनसे भी उत्पन्न किया जा सकता है इंफ्रासोनिक वेव्स को। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है उन्हें इंफ्रासोनिक वेव कह सकते हैं। इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बहुत तेज होती है। दूसरी है ऑडिबल वेव या श्रव्य तरंगे, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको हम हियरिंग कर सकते हैं। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली वेव जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, उन्हें हम ऑडिबल वेव या श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इन्हें हमारे कान जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तीसरा जो है वो है पराश्रव्य तरंगे, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा यदि इनकी फ्रीक्वेंसी हुई तो इन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो साउंड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड क्या होगा, ज़्यादा तेज होगा। तो हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पर 20,000 हो रही है, तो साउंड बिल्कुल स्लो हो रहा है, तो साउंड यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जो जीव हैं वो इस साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि आपका बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, जब भी आप किसी के घर दबे पेड़ से भी जाते हैं तो ये जीव क्या होते हैं, तुरंत जाग जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव। इसके अलावा जो चमगादड़ होता है वो दूरी का पता करने के लिए भी किसका यूज़ करता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। इसके अलावा हम जो नौ चालन वाहन है, पनडुब्बियाँ हैं, या फिर हमारे जितने भी जहाज हैं, उनमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का पता करते हैं, डायरेक्शन का पता करने के लिए या गहराई को मापने के लिए। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ ऑडिबल वेव और इंफ्रासोनिक वेव भी समझ में आया होगा। अधिकतर एग्जाम में इनकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, और फ्रीक्वेंसी को आपको गलत नहीं करना है। 0 से लेकर 20 इंफ्रासोनिक बिल्कुल सुनाई नहीं देगी क्योंकि बहुत तेज है। दूसरी है ऑडिबल, जिनको हम सुन सकते हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तीसरी है अल्ट्रासोनिक वेव, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है, इन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जीव इसको सुन सकते हैं। अब देख लेते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर रफ कर दूं, और आगे की ओर बढ़ते हैं हम ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साउंड, या हम बोलेंगे ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक होता है आपका टेम्परेचर, या जिसे हम बोलते हैं ताप। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ताप बढ़ाने पर ध्वनि क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देंगे तो जो
इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल है उनमें क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे, ऑसिलेट होने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। और वाइब्रेट करेंगे तो हमने अभी तो बोला था कि द पार्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड साउंड, कि कणों में कंपन की गति को ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो जैसे जैसे क्या करेंगे हम हीट को बढ़ाएंगे तो साउंड भी क्या होगा, आपका बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, प्रेशर। प्रेशर जिसे हम बोलते हैं दाब। तो याद रखिएगा, दाब पर ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोला हमने, दाब पर जो हमारा प्रेशर है यदि उसको घटाया जाए या बढ़ाया जाए तब भी ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि दाब पर ध्वनि मतलब दाब बढ़ाने पर ध्वनि पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसमें क्या हो रहा है, जो साउंड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तीसरा पॉइंट याद रखना आपको, ह्यूमिडिटी, जिसे हम बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता, तो आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि बढ़ती है और आर्द्रता कम करने पर ध्वनि कम हो जाती है। मतलब आर्द्रता का एक अर्थ होता है नमी। जैसे जैसे वायुमंडल में नमी बढ़ेगी या हम बोल सकते हैं आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि क्या होती है, तेज होती जाती है। और जैसे जैसे जो ड्राई मौसम आता है, ड्राई मौसम नहीं, हम इसमें बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी यदि कम होगी उसमें तो ध्वनि क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। तो ध्वनि क्या होती है, आर्द्रता बढ़ाने पर भी बढ़ती है और घटाने पर घटती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ध्वनि ताप बढ़ाने पर क्या होती है, तो बढ़ती है, और ध्वनि दाब बढ़ाने पर क्या होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि क्या होती है, बढ़ती है। अब हम देख लेते हैं इसमें एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है डॉपलर इफेक्ट। कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, डॉपलर प्रभाव है क्या, डॉपलर प्रभाव। तो आपको एक चीज याद रखना है, डॉपलर प्रभाव जो है वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, और इन्होंने बताया था कि साउंड किस प्रकार से अपेक्षित गति जो होती है, अपेक्षित मतलब जिसकी हमने अपेक्षा करी है, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, तो अपेक्षित दूरी को घटाया बढ़ाया जाने पर क्या होगा, साउंड कैसे कैसे चेंज होगा। तो उन्होंने बताया डॉपलर प्रभाव में कि जो साउंड का सोर्स है, ध्वनि का जो स्रोत है, ठीक है, किसका, ध्वनि का जो स्रोत है और ध्वनि को सुनने वाला हियरिंग पर्सन, तो ध्वनि का जो ध्वनि स्रोत है और ध्वनि को जो सुनने वाला है उसके बीच की यदि अपेक्षित गति, अपेक्षित गति मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस है जिसका भी पता नहीं है, उस डिस्टेंस को क्या किया जाए, घटाया जाए या बढ़ाया जाए, तो भी क्या होगी, ध्वनि बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे दूर से आती हुई ट्रेन जब वो हॉर्न देती है तो आपका उसका हॉर्न क्या होगा, धीरे सुनाई देगा, और जैसे जैसे पास आती जाएगी उसका साउंड भी क्या होगा, उसका हॉर्न जो है वो आपको तेज सुनाई देगा, और जैसे ही पास में आएगी तो और साउंड क्या होगा, एकदम बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो आपको पार करेगी तो साउंड फिर से कम होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये कारण क्या हुआ, ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत मतलब जो हॉर्न ट्रेन दे रही थी, और श्रोता कौन हो गए, हम। तो ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच यदि वो अपेक्षित गति क्या हो, घटाई जाए या बढ़ाई जाए, तो ध्वनि भी क्या होती है, बदलती हुई प्रतीत होती है। तो इतना पढ़ लिया हमने किसके बारे में, साउंड के बारे में। तो चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे ध्वनि के क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसमें हम पिच के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें लाउडनेस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, जिसमें रिवाइब्रेशन या फिर हम बोल सकते हैं इको साउंड क्या होता है, इनके बारे में। तो ये आपको लेक्चर क्या है, समझ में आया। यदि समझ में आया तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी आप फटाफट आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लगा या फिर आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा है। यदि आपको लेक्चर पसंद में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, और कमेंट करके मुझे आगे बताएंगे कि इस लेक्चर के बाद या ध्वनि के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अगला लेक्चर में हम मिलते हैं ध्वनि के लक्षण के साथ। चलिए ठीक है।